नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए दी के प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। रोजगार, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार। चुनाव से पहले इन मुद्दों का कोलाहल, लेकिन वोट पड़ने से ऐन पहले दम तोड़ते गए ये नारे। और फिर जिंदा हुई फिरका परस्ती, सबके सिर चढ़ गया वोट बैंक। कभी सोनिया डालती मुसलमानों को चारा, कभी राजनाथ लखनऊ में धर्म गुरुओं से मिलकर आज के वाजपेयी का बातें खिताब, कभी केजरीवाल वाराणसी में मुस्लिम धर्म गुरुओं से गांठते दोस्ती, तो कभी मुलायम खुद को मुसलमानों का जताते रहनुमा। वोटों के ध्रुवीकरण की इस कोशिश का क्या 5वें चरण की 121 सीटों पर हुआ असर? क्या ये कोशिश जीत हार के समीकरण बदलेगी? देखिए वोट बैंक की सियासत पर प्रश्नकाल। करीब 1302 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया। ये भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसे उर्दू में बर्र सगीर और अंग्रेजी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इस्लाम के पहले कदम थे। तब से लेकर अब तक के सफर का हिसाब फिर कभी करेंगे। आज इतना ही कहना काफी होगा कि मुस्लिम कट्टरपंथी 712 ईस्वी से पहले के इतिहास को इतिहास नहीं मानते। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कभी बनी ही नहीं, जैसे कि वेदों की रचना कभी हुई ही नहीं थी। और हिंदू कट्टरपंथी 712 ईस्वी के बाद के इतिहास को इतिहास नहीं मानते। उसे बाबरी मस्जिद की तरह मिटा देना चाहते हैं, जैसे कि जो बीत चुका है उसे रिवाइंड करके उसमें बदलाव लाना मुमकिन हो। और ये इसी सोच का नतीजा है कि आज हमारे शहरों में जहां हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, वहीं अलग अलग धर्मों की और जातियों की अलग अलग मोहल्ले और बस्तियां भी बन रही हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद, निजामुद्दीन, ओखला, बाटला हाउस वगैरह ये मुस्लिम मोहल्ले हैं। सन 84 में हुए सिखों के कत्लेआम के बाद बहुत बड़ी तादाद में सिख तिलक नगर, विकासपुरी, पश्चिमी दिल्ली की तरफ चले गए। जहां जहां रोजी रोटी के रिश्ते हैं वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ चुनाव के दिनों में ही नेताओं को इन धर्मों और जातियों की याद आती है। ताजा मिसाल सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात, राजनाथ सिंह और मुस्लिम धर्मगुरुओं कल्बे जव्वाद और फिरंगी महली से मुलाकात, और इसी बीच केजरीवाल भी बनारस में शहर काजी मौलाना गुलाम यासीन के यहां मथा टेक कर आए। गनीमत है कि आजकल रोजे नहीं चल रहे, वरना नेताओं में इफ्तार की दावत देने की भी होड़ लगी होती। इसी से पैदा होता है हमारा आज का विषय, मुस्लिम वोट के लिए मुलाकातें। और इसी से पैदा होता है हमारा आज का सवाल, क्या मुसलमान महज एक वोट बैंक है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं द सिटीजन की एडिटर इन चीफ सीमा मुस्तफा और पद्मश्री से सम्मानित थिएटर डायरेक्टर आमिर रजा हुसैन। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ हैं सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली। आप तीनों का स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों के सवाल लेते हैं। दिल्ली से विपिन कक्कड़ ने अपनी राय रखी है, सुनते हैं विपिन ने क्या कहा है। मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि ये जो जितने भी राजनेता हैं वो इलेक्शन के टाइम पे ही सारे धर्मगुरुओं और सारे पब्लिकों को के पास भागते हैं। अगर ये सच्चे मन से 5 साल काम करें तो इनको यहाँ पे भागने की जरूरत ही ना पड़े। सोशल वेबसाइट फेसबुक पर विशाल ने लिखा है कि अगर दलों को जाति और धर्म के नाम पर ही वोट लेने होते हैं तो फिर 5 साल तक भ्रष्टाचार, महंगाई और दूसरे मुद्दों पर हो हल्ला क्यों करते हैं। सीमा, मैं सबसे पहले आप पर आना चाहूंगा। एक साहब का कहना है कि अगर 5 साल काम करे तो अब भागना नहीं पड़ेगा। दूसरे, अगर ले देकर धर्म और जाति के आधार पर ही वोट लेने हैं तो फिर मुद्दों की बात क्यों करते हैं नेता? आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुद्दों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि 5 साल में इन्होंने कोई जो इशू है इंडिया का, इंडियन डेमोक्रेसी का, इंडियन सेक्युलरिज्म का, इंडियन सोशलिज्म एंड फॉर द पीपल, कोई चीज नहीं एड्रेस की है। तो एंड में जब ये भागते हैं कि इनको चुनाव के वोट चाहिए, तो इनके दिमाग में खाली यही बातें हैं कि किस तरीके से लोगों को डिवाइड करें, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, और यही डंडोरा पीट पीट करके ये गांव-गांव जा करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक ये जरा सा फर्क
आ गया है और ये 60 साल में पीपल आर थिंकिंग डिफरेंटली। आमिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौजूदा चुनाव जो हो रहे हैं, बात मुद्दों से शुरू हुई थी, क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव मुद्दों से भटक गया है और ले लेकर फिर वही जाति धर्म उस पर आकर टिक गया है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये जाति धर्म जो है ये आप लोगों की जो टेलीविज़न पे रिपोर्ट्स आती हैं, अखबारों में रिपोर्ट्स आती हैं कि ये फलां धर्म गुरु के पास गए, फलां मुसलमान नेता के पास गए, उसकी वजह से ये लगता है कि जाति और धर्म के बीच में ये मुद्दा फंस गया है। हकीकत ये है कि आज की तारीख में, मैं मुसलमानों के नहीं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, खासतौर मुसलमानों की भी, कि कोई धर्म गुरु कुछ कहे, लोग वोट अपनी मर्जी से देते हैं। आज की दुनिया में 21वीं सदी में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो धर्म गुरु के कहने से वोट डाल दे, या वो किसी मस्जिद के इमाम के कहने से वोट डाल दे, या ये किसी दरगाह के उसके मुतवल्ली के कहने से वोट डाल दे। वो सुनता सबकी है, वोट अपनी राय अपने फायदे के लिए, जो उसे समझ में आता है। अगर उसे समझ में आता है कि भाई हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी हमारा फायदा करेगी तो उसको वोट देता है। अगर बसपा के लिए होता है, बसपा को वोट देता है। अगर वो समझता है कि कांग्रेस का नेता जो है वो हमारा दोस्त है तो वो उसको वोट देता है। तो ये जो धर्म गुरुओं के पास लोग जाते हैं, ये पुरानी एक 20 साल 25-30 साल पुरानी जो रीत चली आ रही है हमारी सियासत में, वो उसी को घिसे पिटे जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई इनके पास जाने से हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं है जो वो किसी धर्म गुरु के कहने पे, किसी मस्जिद के इमाम के, किसी मुल्ला के कहने पे वोट डाल दे। जी आमिर, अब मैं आता हूं फिरंगी महली साहब आप तक। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, आमिर को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर सोनिया गांधी से इमाम मिलने आते हैं, शाही इमाम, और अगर राजनाथ सिंह आप लोगों से मिलने आते तो मीडिया वाले उनको नहीं भेजते, खबर है खबर दिखाते हैं। फिरंगी महली साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आमिर कह रहे हैं कि लोग बेवकूफ नहीं है, धर्म गुरुओं की नहीं सुनते, आप कितना इससे मुतफिक, आप सहमत हैं क्या इस बात से? आपका कितना प्रभाव है मुस्लिम वोट पर? नहीं, आमिर साहब का अपना नज़रिया है, उनकी अपनी पर्सनल राय है। इस मुल्क में मज़हब एक बहुत अहम रोल अदा करता है और मजहबी लीडरान अपने अपने मानने वालों को, अपने अपने मजहबी मानने वालों को लीड करते हैं, उनको सलाह मशवरा देते हैं और उस रास्ते पर लोग चलने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये अगर इलेक्शन के अलावा भी लोगों से और ख़ासकर मजहबी रहनुमाओं से उनकी कम्युनिटी और उनके इलाकों के मसाइल को सुने, उनसे मशवरा लें और उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें, तो हम ये समझते हैं कि इससे मुल्क का भी और उस कम्युनिटी का भी फ़ायदा होगा और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन भी उनको उसका फ़ायदा बड़े पैमाने पर पहुंच सकता है। और हकीकत ये है कि कुछ लीडरान, कुछ पॉलिटिशियन ऐसा साल भर करते भी रहते हैं जिसका कि एट द एंड उनको इसका फ़ायदा भी पहुँचता है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी बात से जो मुझे समझ में आया वो ये कि आपने जब मजहबी रहनुमाओं की बात की है, तो जैसे कोई वोट बैंक हो और उसका कोई जो पूरा कंट्रोल हो वो मजहबी धर्म गुरुओं के पास हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से व्यापार करने वाले शकील ने फोन किया है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। कई शकील साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हिंदुस्तान के अंग नहीं है मोहम्मद? हम हिंदुस्तानी नहीं है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोई भी पार्टी है ये ना समझे कि ये एक सेपरेट वोट बैंक है या कुछ है, चाहे पार्टी कोई भी, हमें हिंदुस्तान का अंग ही माने। जी, पटना से जागृति कुमारी ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं जागृति का सवाल। हमारे देश में नेता लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, क्या ये वास्तव में सेक्युलरिज्म है या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर हमारे देश में देखा जाता है? मैं सीमा आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जा रहा है और बहुत से लोग, खासकर जैसे शकील साहब ने कश्मीर से पूछा है, क्या मुसलमान महज वोट बैंक बनकर रह गए हैं जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज है उनकी निगाहों में, और क्या वो भी खुद अपने रहनुमाओं के जरिए ये बताना चाहते कि हम वोट बैंक हैं? आई थिंक ये जो आपके दूसरे पर्दा हैं फिरंगी महल से जो उन्होंने कहा,
उसी में भी ये पॉलिटिक्स वोट बैंक की दिख रही है। उन्होंने कहा कि वो मजहबी लीडर हैं और लोग उनकी बात सुनते हैं और जो पॉलिटिशियन है उसको भी इन मजहबी लीडर के पास जाकर के इनसे बातचीत करनी चाहिए। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि 30 साल तक अगर हमने जो कवर किया है चुनाव, इसमें जितने ये मजहबी लीडर हैं ये बिक जाते हैं। माफ करें, मैं जो आपके शो में उनकी बात नहीं कर रही हूं, पर और लोगों को देखा है कि पैसे के साथ बड़े से बड़े लीडर बिक जाते हैं और फतवा दे देते हैं ऐसी ऐसी पार्टियों के लिए जिसको जो वोटर है वो वोट नहीं करना चाहता है। दूसरा ये है कि मैंने ये भी देखा है कि जितने मुसलमान वोटर हैं वो कभी इन लोगों की राय और इशारे पे नहीं चलते हैं जी। वो देखते हैं कि किस चीज में उनका फायदा है, किस तरीके से वो वोट करना चाहते हैं, जैसे आमिर साहब ने कहा, और उस तरीके से वो अपना वोट डालते हैं। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये शुरू में शायद कुछ सक्सेसफुल हुई हो, पर अब तो बिल्कुल ही नहीं है। जी, सीमा और आमिर रजा हुसैन, सीमा मुस्तफ़ा और आमिर रजा हुसैन उन भारतीयों के चेहरे हैं जिनका मजहब इस्लाम है, लेकिन जो मानकर चलते हैं कि वोट अपनी मर्जी से दिया जाता है, अपने विवेक से दिया जाता है, सोच समझ कर दिया जाता है, किसी की बात सुनी नहीं जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी राजीव फोन पर अपनी बात करना चाहते हैं। राजीव, कहिए, आपको क्या कहना है? धर्म के नाम पर ये नॉर्मल पब्लिक से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो इतनी एजुकेटेड जनता है, मुस्लिम वर्ग आजकल, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं। वो बुखारी जी के कहने पर वोट नहीं देंगे। जो नेता उनके लिए अच्छा करेगा वोट उसी को जाएगी। आमिर साहब, मैं आप पर आता हूं। चाहे वो दूसरे नेताओं का, दूसरे जो धर्म है उनके धर्म गुरुओं की तरफ जाना हो, किसी शंकराचार्य का आशीर्वाद लेना हो, किसी महंत के पास जाना हो, या पंजाब में डेरों में जाना हो, अब ये सब नहीं चलेगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? आप तो कह रहे हैं कि आ गई है, जहां तक मुस्लिम वोटर की बात है। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि बिल्कुल अपने विवेक से वोट दिया जाए? बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में ये स्थिति है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। देखिए, ऐसा है कि अब जैसे खालिद रशीद साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन धर्म गुरुओं का जो एक स्थान है वो हमारे मजहब की हद तक है। उनका स्थान सियासत में नहीं है। उनको वो अपनी सियासत चलाएं। उनको अगर सियासत करनी है तो वो अपना चोगा उतार के आके इलेक्शन में लड़ें, कोई हर्ज नहीं। उनको हम वोट देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी का एल्डर हो, चाहे हु इज एनीवन टू एडवाइज अदर पीपल टू वेयर टू वोट। अरे आदमी, ये डेमोक्रेसी है भाई, आदमी अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने जहन से जाके वोट देगा। दूसरे के कहने से क्यों वोट देगा? चाहे वो कोई हो, सिर्फ धर्मगुरु नहीं हो, कोई हो, क्यों देगा भाई? वो अपने फायदे के लिए, अपने गांव के फायदे के लिए, अपने क्षेत्र के फायदे के लिए, अपने स्टेट के फायदे के लिए, अपने देश के फायदे के लिए जिसको सोचता है उसको जाके वोट देगा। अगर वो सोचता है कि कोई पार्टी हमें डिवाइड कर रही है उसको नहीं देगा। अगर वो सोचता है कि ये पार्टी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छी होगी, उसको वोट देगा। अगर वो सोचता है कि ये आदमी हमारे लिए अच्छा होगा, वेरी गुड। लेकिन किसी के कहने से, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो कोई गुरु हो, किसी के कहने से वोट देने का क्या मतलब है? तो डेमोक्रेसी है भाई। जी आमिर साहब, मैं आना चाहता हूं। मौलाना फिरंगी महली साहब, मैं आप पर आना चाहता हूं। जो आमिर कह रहे हैं, जो सीमा कह रही हैं, जो दर्शक कह रहे हैं, उसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो बाकी धर्म संसद होती है और जो साधु महात्मा आते हैं, वो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, जो भी आपके पैनलिस्ट जो बातें कह रहे हैं उनको कुछ इसमें कंफ्यूजन है। मैंने कतई तौर पे ये बात नहीं कही कि हम लोग कोई सब वोट्स के ठेकेदार हैं या हम लोगों ने अपील की है किसी पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट को वोट देने के लिए। हम लोग भी वोटर्स हैं। हम लोगों के पास लोग एज अ कैंडिडेट मिलने आते हैं, मिलने आए एक कर्टसी कॉल के तौर पे। हम लोग खुद इस बात के खिलाफ हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी रिलीजियस लीडर अपील करें। मगर जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, जब आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी का आप पार्ट हैं। आप जब माने या ना माने, आप उस पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट रहते हैं।
तो ये कहना कि मजहबी रहनुमाओं का सियासत में कोई दखल नहीं होता, इस बात को मैं मानने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सियासत ही के जरिए से ही आपके मसाइल हल होने हैं और हल होते हैं। इलेक्शन में खड़ा होना ना खड़ा होना आपकी अपनी मर्जी पर है। एक मजहबी लीडर अगर चाहे तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे तो ना पार्टिसिपेट करके बाहर से भी अपना पूरी तरीके से उसमें हिस्सा ले सकता है। इसमें हम समझते हैं कोई भी मजहब रोकता नहीं है। जी मौलाना साहब, और एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक अभी नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, वो भी मजहबी एक धर्म के वो गुरु हैं, वो कांग्रेस में रहे बहुत साल, अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, सतपाल महाराज। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वेबसाइट IBN-खबर.com पर अहमद अली साहब ने लिखा है कि वोट बैंक को अगर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर लिया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नागपुर से निजाम फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। निजाम साहब, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? कि जो भी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल करती है। और नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये सवाल है कि अगर देश में वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, तो अपना स्टैंड साफ करे। और अगर वो बोले भी कि जो भी गुजरात में हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, इतना अगर बोल दे तो मुसलमान उनके साथ खड़ा है। जी, दिल्ली से रॉबर्ट ने अपना सवाल पूछा है। रॉबर्ट साहब का सवाल क्या है, ये सुनते हैं। जब ये इलेक्शन के दिन शुरू होते हैं तो ये नेता लोग धर्म गुरुओं से क्यों मिलने जाते हैं? आम मुसलमानों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से क्यों नहीं मिलते? जी, ये इनका सवाल है कि आम नेताओं जो वोटर है उनसे क्यों नहीं मिलते। 5 साल में एक दफे मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, बिल्कुल दयनीय होते हैं उस वक्त। लेकिन ये जो सवाल दो उठे हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे उठे। सीमा, पहला मुद्दा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन साहब का कहना था कि अगर प्रेशर ग्रुप के तौर पर अगर उभरते हों तो उसमें क्या बुराई है। अहमद अली साहब का सवाल है कि वोट बैंक को अगर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर लिया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें आपको क्या गलत लगता है? नहीं, प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप तो वो होता है जिसको डेमोक्रेसी में मार्जिनलाइज कर दिया गया, जिसको विक्टिमाइज कर रहे हैं, जिनको अलग कर दिया जाए। तो वो तो यहाँ का गरीब है। उस गरीब में मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है, दलित भी होता है, हर कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप आपको बनाना है, सेक्युलर प्रेशर ग्रुप्स बनने होते हैं। ये जो एक बात चलती जा रही है कि ये सेक्युलरिज्म, सेक्युलर वोट क्या होता है, बीजेपी भी कह रही है सेक्युलर वोट क्या होता है। सेक्युलर वोट वो होता है जो जाकर के अपनी मर्जी से वोट करता है, जो कंसर्न्स के लिए वोट करता है, जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस के लिए वोट करता है, वो सेक्युलर वोट होता है। और एक वोट होता है जो खाली मजहब को उभार करके एक वोट पोलराइज करते हैं, वो कम्युनल वोट होता है। जी, आमिर साहब, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँ, मुख्तर तौर पर जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। क्या माफी मांगने से काम चलेगा? नहीं, माफी काहे की मांग ले, काहे की माफी? यू नो, माफी इज सच ए रिडिकुलस थिंग। उनके एक्शंस ये दिखाते हैं, उनके एक्शंस ये बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है। 12 साल में उन्होंने गुजरात में क्या किया है वो सब के सामने है। आज की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट में है। जो एक स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पैसे दे रही है स्टूडेंट्स के लिए, उस स्कॉलरशिप के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। इनके नारे जो हैं, इनके भाषण जो हैं, इनके काम करने का तरीका जो है, जो 12 साल के बाद जो गुजरात में वो जगहें हैं जो मुस्लिम गेटोज हो गए हैं, उसको कैसे समझाया जाएगा? माफी इज नॉट, माफी तो जरूरी नहीं है। मैं तो कभी नहीं चाहता हूं कि कोई माफी मांगे। माफी का क्या मतलब है? मेक अमेंड्स, दैट इज मोर ऑफ अ माफी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर रजा हुसैन, सीमा मुस्तफा और मौलाना फिरंगी मेले साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्नकाल के लिए हमें रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल और राय भी मिलती है। उससे पहले कि हम लें माफी पर, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सन 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था, जिसे दंगे कहा जाता है। वो दंगे नहीं थे, वो कत्लेआम था सिखों का। 100 सवा 100 लोगों ने एक एक मजलूम सिख को पकड़कर उसे मारा था। अभी तक उसका इंसाफ नहीं हुआ है। माफी बेशक मांग ली गई हो, सिर्फ माफी से कुछ नहीं होता। हम आगे चलते हैं। आज श्रोताओं ने रेड एफएम पर क्या कहा, बता रही हैं मुंबई से रेडियो जॉकी मलिश्का। रईसा कहती है कि बैंक शब्द सिर्फ पैसों के मामले में अगर इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे के साथ रहना है
और अपने जात पात के नाम पर ना ही सब्जी तरकारी ना ही अपने पेट्रोल का दाम कम होता है। मुसलमान भी जो है इस बार वोट करेगा तो पार्टी के मैनिफेस्टो को देखकर, उनके प्लान्स को देखकर और देश की तरक्की को मद्देनजर रखकर ही वोट करेगा। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या मुसलमान महज एक वोट बैंक है। इस सवाल पर हमें 85% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 15% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मुसलमान महज वोट बैंक बनकर रह गए हैं। सन 1909 में पहली बार मुस्लिम बिरादरी को बाकी हिंदुस्तान से अलग करके अंग्रेजों ने उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट बनवाए, सेपरेट इलेक्टोरेट, जहां सिर्फ मुसलमान ही कैंडिडेट हो सकते थे और सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते थे। यह फैसला अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति का हिस्सा था। इसे कैंसर कहा गया, जो सन 47 में विभाजन की, तकसीम की शक्ल में सामने आया। आज अगर आप देखें तो पाएंगे कि अलग अलग पार्टियां मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह रिझाने की कोशिश कर रही हैं। यानी उनका भारतीय होना मायने नहीं रखता, मुसलमान होना ज्यादा मायने रखता है। ऐसी सोच मुसलमानों को एक बार फिर से अगर एक अलग इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की नहीं है तो फिर क्या है। ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले सोमवार को फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे।